हेलो बच्चों, कैसे हो। यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षाएं नज़दीक हैं और 27 फरवरी को विज्ञान का पेपर है। तो यदि किसी कारण से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाए हैं या आपको ऐसा लग रहा है इतने कम समय में क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, तो साइंस पार्ट 3 यानी कि बायोलॉजी जीव विज्ञान के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर मैं आ रही हूँ, जिसमें 2023 में आने वाले संभावित क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की गई है। एंड आई होप आपका क्वेश्चन पेपर इन्हीं क्वेश्चन में से रहेगा। तो चलिए, आज की सीरीज में हम कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एमाइलेज एंजाइम किस पर क्रिया करता है। तो बच्चों, एमाइलेज एंजाइम जो क्रिया करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट पे। नेक्स्ट है, स्ट्रेप्सिन एंजाइम किस पर क्रिया करता है। स्ट्रेप्सिन एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। आज की वीडियोस में मैं बाकी डिटेल कुछ नहीं बताने वाली, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके जो आंसर्स हैं और वो क्वेश्चन जो बोर्ड की परीक्षा में ज़्यादा टच किए जाते हैं उन पर ही डिस्कशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वो है आपका लीवर यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जो बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है और आप क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में कंफ्यूज होते हैं, जो कि है एटीपी और NADP2H का निर्माण कहाँ होता है। तो बच्चों, इसका निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। एटीपी और NADP2H ये बनते हैं क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में, जहाँ पर प्रकाशीय अभिक्रिया यानी कि लाइट रिएक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मिल्क टीथ इन ह्यूमन बेबी। 20 दांत होते हैं जो मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत कहलाते हैं और ये 2 बार निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत पूछते हैं वो है, रंध्र का संबंध किससे होता है। तो बच्चों, रंध्र का संबंध होता है वाष्पोत्सर्जन से। और इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछते हैं। रंध्र का संबंध किससे होता है, रंध्र को वात रंध्र भी बोलते हैं और रंध्र वात रंध्र यानी कि स्टोमेटा। तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनका काम गैसीय विनिमय यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी इन्हीं के द्वारा होता है। लेकिन अगर मेन फंक्शन की बात बोली जाए तो मेन फंक्शन इनका ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अल्कोहल का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है। तो अल्कोहल का निर्माण होता है फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन की क्रिया के द्वारा। अल्कोहल यानी कि शराब का बनना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर किसके द्वारा नापते हैं यानी कि रुधिर दाब किस उपकरण के द्वारा नापते हैं। तो बच्चों, जब कभी ब्लड प्रेशर नापने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए जो उपकरण इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। बहुत पूछा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, इसकी वर्तनी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। तो इसका आंसर है बच्चों WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं। हमने आपको बताया था कि श्वेत रुधिर कणिकाएं फाइटर्स का काम करती हैं। हमारे ब्लड में अगर कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो तुरंत WBCs उस पर अटैक करती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का बनने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, रुधिर का थक्का बनने के लिए विटामिन K की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपके विटामिन ना होकर आपको कहीं कैल्शियम दिख जाता है या और कोई पोषक पदार्थ दिख जाता है तो उसमें से आपका आंसर कैल्शियम हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट रुधिर का थक्का बनने के लिए विटामिन K और कैल्शियम की जरूरत होती है। फिर है, पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण या परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मेड बाय लीफ या मेड इन लीफ किसके द्वारा होता है। तो ये होता है फ्लोएम के द्वारा। बच्चों, जैसे मैंने याद होगा आपको, मैंने आपको बोला था कि जल का परिवहन करने का काम जाइलम करता है। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसको ऐसे याद के लिए, जा से जल और जा से जाइलम, यानी कि जाइलम क्या कर रहा है, जल का परिवहन कर रहा है। यानी कि रूट्स, जड़ों के द्वारा जो अवशोषित जल और खनिज लवण है उनको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है जाइलम। जा से जल और जा से जाइलम। और इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि फ्लोएम क्या कर रहा है, फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को
पौधे के भागों तक पहुंचा रहा है। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से तो बहुत ईजी है, फूड का ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्लोएम, और बचा रहेगा जाइलम, तो वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, यानी कि लाइफ साइकिल ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसेल्स इज। तो बच्चों आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, यानी कि 120 दिन बाद उनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो ये काम है रूट का। रूट्स क्या करती हैं, यानी कि जड़ें क्या करती हैं, जड़ें भूमि से जल और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, एब्जॉर्प्शन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रूट्स होती हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि जो जड़ें जल और खनिज लवण का अवशोषण करती हैं, वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। तो पत्तियों तक पहुंचता है ये रसारोहण के द्वारा, असेंट ऑफ सैप के द्वारा, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल पत्तियों तक पहुंचते हैं, और पत्तियां इसको फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा की मुद्रा किसे कहा जाता है। एटीपी को कहा जाता है, और एटीपी का पूरा नाम भी याद रख लीजिए, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। एडेनोसिन ट्राइफास्फेट को ऊर्जा का सिक्का या ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। इसकी डिटेल आप हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वाले वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा पूछा जाता है वो है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन यानी कि विटामिन सॉल्युबल इन वाटर, तो वो है विटामिन बी और सी, और इसको आप बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो WBC, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है, बी और सी। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन, तो ये विटामिन ए, डी, ई और के। इसको आप पीछे से अगर पढ़ेंगे KEDA यानी कि कीड़ा, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि कीड़ा वसा में घुलनशील विटामिन है। कीड़ा मीन्स K फॉर विटामिन K, E फॉर विटामिन E, D फॉर विटामिन D एंड A फॉर विटामिन A। फिर है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो बच्चों लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम, जो कि मंड के पाचन में हेल्प करता है। ये जो है स्टार्च यानी कि मंड के पाचन में हेल्प करता है। यानी कि यहीं पे एक और क्वेश्चन बन के आता है कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा मुख से शुरू होता है। मुख में पाई जाती है लार, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो लार ग्रंथियों से जो लार निकलती है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, वो मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। फिर विटामिन से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बच्चों पेलाग्रा रोग होता है विटामिन B5 की कमी से। बी की पूरी सीरीज है B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B12, इस तरह से करके। तो जो विटामिन B5 है उससे पेलाग्रा रोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बच्चों विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। रतौंधी में जब कम रोशनी होती है तो हमको दिखाई नहीं देता, यानी कि धुंधले प्रकाश में दिखता नहीं है, उसको बोलते हैं रतौंधी, और ये होती है विटामिन ए की कमी से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है। तो बच्चों विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है उसकी कमी से होती है स्कर्वी। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। तो बच्चों पुष्प के नर भाग को बोलते हैं पुमंग। अब यहीं पे आ रहा है कि पुष्प के मादा भाग को क्या बोलते हैं। तो पुष्प के मादा भाग को कहते हैं जायांग। अब आपके रिप्रोडक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल, यानी कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो यदि आपसे प्रश्न यही पूछ लिया जाए कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस जीव में होता है, तो अगर आपको हाइड्रा मिल जाए तो आप हाइड्रा लगा देंगे, अगर आपको ईस्ट मिल जाए तो ईस्ट लगा देंगे, क्योंकि इसमें जंतु या वनस्पति का जिक्र नहीं किया गया है। ये पूछा गया है किस जीव में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। लेकिन अगर यहीं पे प्रश्न हो जाए कि किस जंतु में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा जंतु है, यानी कि हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? यानी कि जो हम फल खाते हैं, ये तो आपको पता है फ्लावर से यानी कि पुष्प से बनता है, तो पुष्प का कौन सा पार्ट है जिससे ये फ्रूट यानी कि फल बनता है? तो ये है बच्चों उस फ्लावर की ओवरी यानी कि उसका अंडाशय। पुष्प का अंडाशय जब परिपक्व हो जाता है यानी कि फ्लावर की ओवरी जब मेच्योर हो जाती है तो उसी से फल बनता है। फिर है, निम्न में से नर जनन से संबंधित ग्लैंड कौन सी है? तो नर जनन से संबंधित ग्लैंड, इसमें जो आपके ऑप्शंस में सही वाला रहेगा वो आपका प्रोस्टेट ग्रंथि रहेगा। यानी कि जो आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन उसमें जो आंसर आएगा वो प्रोस्टेट ग्रंथि रहेगा। बाकी बहुत सी ग्रंथियां हैं जो नर जनन से संबंधित हैं। फिर है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां। तो बच्चों परिवार नियोजन यानी कि बच्चों की संख्या को सीमित रखना, उसकी स्थायी विधियां, परमानेंट मेथड कौन से हैं? तो इसके जो मेथड हैं ये हैं दो। पहला है वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी यानी कि इसमें वासा डिफरेंसिया जो शुक्र वाहिनी होती है उसका ऑपरेशन किया जाता है और ये होता है पुरुषों में। और दूसरी जो विधि है वो है ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें फेलोपियन ट्यूब यानी कि ये जो अंड वाहिनी होती है उसका ऑपरेशन किया जाता है और ये होता है स्त्रियों में। तो यानी कि परिवार नियोजन की जो स्थायी विधियां हैं वो हो जाएंगी वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तो आपको पता है कि पौधे के पुष्पी भागों के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाग से होने वाले जनन को कायिक जनन कहते हैं और इसके लिए सबसे अधिक जो अनुकूल भाग है वो है तना। तने का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है और तने से कायिक जनन सबसे तेजी से होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबको आता है लेकिन अक्सर एग्जामिनेशन हॉल में जाके कंफ्यूज होकर कोई 6 लगाता है कोई 5 लगा देता है। तो बिल्कुल याद रखिए कि पुष्प के होते हैं 4 भाग। पहला भाग हो गया बाह्यदल, दूसरा भाग हो गया दलपुंज, तीसरा हो गया पुंकेसर और चौथा हो गया स्त्री केसर। यानी कि पुष्प के हो गए 4 भाग। फिर अगला क्वेश्चन है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर यानी कि पौधे का मादा भाग है। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया है यानी कि स्त्री केसर का स्ट्रक्चर बनाया है। स्त्री केसर में ये जो फूला हुआ सा भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं अंडाशय और जो लंबी सी नलिका है ये कहलाती है वर्तिका और वर्तिका के ऊपर होती है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र का काम क्या है बच्चों? वर्तिकाग्र जो है पॉलिनेशन यानी कि परागण में सहायता करती है, परागकण यहीं पर आकर गिरते हैं। और अंडाशय, यहाँ पर निषेचन क्रिया संपन्न होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन के द्वारा निषेचन क्रिया यहाँ पर होती है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपके स्त्री केसर का। अगला क्वेश्चन है, परागकोश में पाया जाता है। तो बच्चों परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। फिर है, जीवों में विभिन्नताएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका रिप्रोडक्शन यानी कि जनन से पूछा जाएगा। तो ऑप्शन में आपके लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, कायिक जनन आएंगे तो इसमें से आपका आंसर सही होगा लैंगिक जनन। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन में 2 पेरेंट होते हैं और 2 पेरेंट होते हैं इसलिए यहाँ पर भिन्नताएं आएंगी क्योंकि कुछ लक्षण नर पेरेंट से आएंगे और कुछ मादा पेरेंट से आएंगे। जबकि अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक जीव ही भाग लेता है इसलिए उसमें कोई विभिन्नता नहीं होती है। और यदि ये प्रश्न पूछ लिया गया जैव विकास से तो इसमें जो ऑप्शन आएंगे उनमें से आपका सही विकल्प होगा उत्परिवर्तन। इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सारे के सारे बहुविकल्पी जो इसके ऑप्शन है वो रखती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती, इसलिए मैंने सबसे ज़्यादा पूछे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस को रखा है। बाकी जैव प्रक्रम की पूरी वीडियो MCQs की हमारी पड़ी हुई है चैनल पे, आप उस डिस्कशन को अच्छी तरह से देखकर जैव प्रक्रम के सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के दृष्टिकोण से मानव का सबसे निकटवर्ती पूर्वज कौन है? तो बच्चों सबसे निकटवर्ती पूर्वज है चिंपैंजी। अब क्वेश्चन आपकी बुक में इस तरह से भी दिया हुआ है या आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा कि निम्न में से कौन सा सबसे निकटवर्ती पूर्वज है। उसमें बहुत सी चीजें दी होंगी, साथ में उसमें आपको लिखा मिल जाएगा चीन के विद्यार्थी। तो वास्तव में
ह्यूमन का सबसे निकटवर्ती जो एंसेस्टर यानी कि पूर्वज होगा वो ह्यूमन ही होगा, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और चीन के विद्यार्थी भी ह्यूमन हैं, इसलिए उसमें ह्यूमन अप्रोप्रिएट यानी कि सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं दिया हुआ है, चीन के विद्यार्थी वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो अगर आपको उसमें चिंपैंजी दिख जाए तो चिंपैंजी उसका सही आंसर होगा। हालांकि बच्चों, मैंने आपको जो MCQs का वीडियो मेरा बना हुआ है जय प्रक्रम में, उसमें बताया था कि जब भी आप क्वेश्चंस को करोगे तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन के ऑप्शन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है और सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको आंसर करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। तो बच्चों, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर इनमें से हम इनके बंटवारे की बात करें तो बच्चों, मैं आपको बताती चलूं कि मनुष्य में जो 46 गुणसूत्र होते हैं यानी कि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और महिलाओं में एक समान होते हैं, जिनको बोलते हैं ऑटोसोम्स, समजात गुणसूत्र। उनकी संख्या 22 जोड़ी होती है पुरुषों में और 22 ही जोड़ी पाए जाते हैं स्त्रियों में। अब बचा जो 23वां जोड़ा, वो कहलाता है लिंग गुणसूत्र, जो कि महिलाओं में होता है XX और पुरुषों में होता है XY। यानी कि अगर पूछा जाए मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 यानी कि 23 जोड़ी हो जाएगी। और अगर इसमें से काई गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम्स की बात पूछे तो हो जाएगी 22 जोड़ी, अब चाहे वो पुरुष में पूछे चाहे स्त्रियों में। और एक जोड़ी जो बची यानी कि जो 23वां जोड़ा बचा, वो कहलाता है लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम। तो ये पुरुषों में होते हैं XY टाइप के और महिलाओं में होते हैं XX टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या। तो बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, जो गैमीट्स होते हैं यानी कि युग्मक होते हैं, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक, यानी कि चाहे वो शुक्राणु हो चाहे वो अंडाणु हो, उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यानी कि हमारे शरीर में गुणसूत्र होते हैं 46 यानी कि 23 जोड़ी, लेकिन अगर ये शुक्राणु यानी कि स्पर्म या अंडाणु यानी कि ओवम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इनकी संख्या इसकी जस्ट आधी रह जाएगी, यानी कि 23 गुणसूत्र रह जाएंगे, वो जोड़े वाला नहीं रह जाएगा, 23 गुणसूत्र खाली बचेंगे। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है इसमें, मनुष्य में जो शुक्राणु है उसमें ऑटोसोम्स की संख्या कितनी है। तो बच्चों, 23 गुणसूत्र हैं, इनमें से 22 गुणसूत्र जो है वो ऑटोसोम हो जाएंगे। और शुक्राणु यानी कि नर की बात हो रही तो जिसमें 23वां जो गुणसूत्र होगा वो वाई वाला हो जाएगा। और यही बात अगर उसमें पूछी जाए अंडाणुओं में ऑटोसोम्स की संख्या क्या होगी, तो अंडाणुओं में भी ऑटोसोम्स की संख्या 22 हो जाएगी और जो उसका 23वां जो गुणसूत्र होगा वो X टाइप का हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो बच्चों, ये बात तो सभी को पता होगी, जीवन की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ये जल यानी कि सागर में हुई। जल ऑप्शन मिल जाए तो जल है, अगर सागर ऑप्शन मिल जाए तो सागर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जीन शुद्ध गोल बीजों को डिनोट करता है, यानी कि कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों, जहां पर शुद्ध की बात आएगी, अब वहां पर चाहे गोल की बात आ जाए, चाहे पीले की बात आ जाए, हरे सफेद झुर्रीदार किसी भी कैरेक्टर की बात आ जाए, तो जहां पे शुद्ध की बात आएगी वहां पर वे समजात यानी कि जोड़े में होंगे, एक जैसे होंगे। अगर वो कैपिटल आर है तो कैपिटल आर ही होंगे, स्मॉल आर है तो स्मॉल आर ही होंगे, यदि वो कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई भी होंगे, यानी कि जो भी होंगे वो समजात कंडीशन में होंगे। और क्योंकि यहाँ पर शुद्ध गोल की बात आ रही है तो गोल को हम डिनोट करते हैं आर से, कैपिटल आर से करते हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। जबकि जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर है स्मॉल आर और कैपिटल आर, इन दोनों कंडीशन में भी जो बीज होंगे वो गोल होंगे। लेकिन क्योंकि बात यहाँ पर शुद्ध की हो रही थी, इस वजह से शुद्ध की अगर बात करेंगे तो वो होमोलॉगस कंडीशन यानी कि समजात कंडीशन होगी और हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौने पौधे का जीन प्रारूप। तो बच्चों, बिल्कुल माइंड में एक बात बिल्कुल फिट कर लीजिए कि अगर कोई अप्रभावी लक्षण आ रहा है तो अप्रभावी लक्षण
अपना इफेक्ट यानी कि अपना प्रभाव तभी दिखाएगा जब वो समजात कंडीशन यानी कि होमोलॉगस कंडीशन में होगा। यानी कि अगर वो बौनेपन के लिए है तो स्मॉल टी, यदि वो हरे रंग के लिए है तो वो हो जाएगा स्मॉल वाई। अगर कलर के लिए दिया जा रहा है, बीच वाली कलर के लिए दिया जा रहा है लाल या सफ़ेद, तो उसके लिए स्मॉल आर हो जाएगा। यानी कि अगर वो रिसेसिव कैरेक्टर है यानी कि अप्रभावी लक्षण है तो वो जब तक जोड़े में नहीं होगा अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि बौनेपन पौधे का जो लक्षण है वो अप्रभावी लक्षण है तो उसका जीन प्रारूप सदैव स्मॉल टी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे इवोल्यूशन से है, वो है डार्विन के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति। तो बच्चों डार्विन के जो सिद्धांत थे, 6 सिद्धांत थे, तो उसमें से जो आपके ऑप्शन में मिलता है तो ज़्यादातर मिल जाता है प्राकृतिक वर्ण। हालांकि मैं आपको एडवाइस ये करूँगी कि जैव विकास एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से इस बार लॉन्ग में भी आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो है लैमार्कवाद और डार्विनवाद, यानी कि लैमार्किज्म और डार्विनिज्म, जिसमें से लैमार्क के 4 पॉइंट्स हैं और डार्विनिज्म यानी कि डार्विनवाद के 6 बिंदु हैं। तो आप इन सारे बिंदुओं को अच्छी तरह से हेडिंग वाइज और उनके अंदर की छोटी छोटी डिटेल जो है आप अच्छे से इनको माइंड में सेट कर लीजिए, ताकि अगर वो क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे तो भी फ़ायदा करेंगे और उनसे आपके जो MCQs हैं उसमें आने की भी संभावना है। और अगर आपने उन्हें याद कर लिया तो आपके ये MCQs बिल्कुल गलत नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक। तो बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं, उसमें डाल देंगे जो आपके ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन में आपके डाल देंगे लैमार्क डाल देंगे और आपके मेंडल को भी डाल देंगे और इसमें एक दो वैज्ञानिक और डाल देंगे। मेंडल को डाल दिया जबकि मेंडल का जैव विकास से कोई लेना देना नहीं है और मेंडल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो आप लोग क्या करते हैं, आपने मेंडल पढ़ा होता है, आपने लैमार्क पढ़ा होता है, आपने डार्विन पढ़ा होता है, लैमार्क और मेंडल में कंफ्यूज होकर कई बार आप मेंडल लगा देते हो। तो बिल्कुल माइंड सेट कर लीजिए, जैव विकास के सिद्धांत की अगर बात आएगी तो आपका आंसर इसमें सही हो जाएगा चार्ल्स डार्विन और लैमार्क। इन दोनों में से ऑप्शन आपको मिलेगा एक ही, लेकिन आपको पता होना चाहिए जैव विकास के सिद्धांत किसने दिए, चार्ल्स डार्विन और लैमार्क ने। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है पृथक्करण का नियम यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बच्चों इसका आपका जो सही आंसर है वो है मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता के सिद्धांत दिए थे और इनके 3 सिद्धांत थे। पहला था प्रभाविता का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम भी आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है यानी कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स है पेलियोंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संकर संकरण का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जेनेटिक रेशियो है वो क्या होता है, जीनोटाइप का जो रेशियो है वो क्या होता है। तो वो रेशियो होता है 1:2:1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो बच्चों यूरिया का निर्माण होता है लीवर यानी कि यकृत में, ऑर्निथिन साइकिल होती है उसमें यूरिया का निर्माण होता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन निकलती है। बच्चों सबको मालूम है कि पौधे यानी कि उनको जो लीव्स हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा वे फूड फॉर्मेशन यानी कि भोजन बनाते हैं, जिसके लिए उनको जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पर्णहरिम की जरूरत होती है और बदले में वे ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल निकालते हैं। तो प्रश्न ये है आपका कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त हो रही है वो कहाँ से आ रही है। तो बच्चों वो आ रही है जल से। अगला क्वेश्चन है दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है। तो बच्चों दाएं निलय से जो अशुद्ध रुधिर है वो फेफड़ों को जाता है पल्मोनरी धमनी के द्वारा और वहाँ फेफड़ों में इस जो अशुद्ध रुधिर है इसका शुद्धिकरण होता है। इसके बाद पल्मोनरी शिरा के द्वारा ये बाएं अलिंद में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रकाश अभिक्रिया होती है। तो बच्चों जो ये फोटोसिंथेसिस यानी कि फूड फॉर्मेशन का प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है, ये 2 चरणों में होती है, एक प्रकाशीय अभिक्रिया और एक होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो इसके लिए मैं आपको सीधे कोड बता रही हूँ कि आपने LG का तो नाम सुना होगा, आपके घर में टीवी, फ्रिज, बहुत से अप्लायंसेस LG ब्रांड के होंगे, तो उससे आप याद कर लीजिए L फॉर लाइट,
और G फॉर ग्रेना, यानी कि जो लाइट रिएक्शन होती है, यानी कि जो ये प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, ये होती है हरित लवक के ग्रेना में। L फॉर लाइट, G फॉर ग्रेना। तो बच्चों, हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टच करने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा हार्ड के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में नहीं है, उसके लिए मैं एक PDF भेज दूंगी जो आपके हार्ड के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेगा। एंड उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।